वो किसी सरकार का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन एक राज्य की सरकार का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। एक कार्टूनिस्ट से वो सामाजिक आंदोलन के नेता बने। मराठियों के हक की लड़ाई के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत की धुरी बदल दी। हिंदुस्तान की राजनीति में करिश्माई नेताओं की कमी नहीं रही, लेकिन लगातार 46 साल तक करिश्मे को बरकरार रखना शिवसेना के सेनापति बाला साहब ठाकरे के बस की ही बात थी। ठाकुर साहब ने कहा एकला चलो रे, ऐसा मैं एकला चलता ही रहूंगा। आज तक चलता रहा और आगे भी चलूंगा। टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि उम्र का सवाल है, मगर रिटायरमेंट नहीं, रिटायर कभी नहीं, पंक्चर भी नहीं होगा। हम सत्य के भक्त हैं, सत्यमेव जयते। बेलाग बोल, कोई लाग लपेट नहीं, बातचीत में कोई बनावटीपन नहीं। एक खास किस्म की ईमानदारी, अपनी शर्तों पर सियासत को जीने वाले बाला साहब ठाकरे की सियासी जिंदगी की पूरी कमाई यही रही। राजनीति का सफर अकेले शुरू किया और कारवां बनता गया। चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले नेताओं की जमात को देखकर आज शायद ही कोई यकीन करे कि बाल ठाकरे ने जब 1966 में राजनीतिक पारी शुरू की तो उनके पास कोई राजनीतिक दल नहीं था। मार्मिक नाम का एक मराठी साप्ताहिक था। मराठियों के हितों को लेकर एक अलग सोच थी जो कार्टून की शक्ल में लोगों के सामने आती रहती थी। 60 के दशक में मुंबई के कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था तो ज्यादातर रोजगार पर दक्षिण भारतीयों का। दूध के व्यापार पर उत्तर भारतीयों का कब्जा था तो टैक्सी और स्पेयर पार्ट्स के कारोबार पंजाबियों के हाथ में थे। रेस्टोरेंट बिजनेस पर कन्नड़ फूड चेन उडुपी का कुछ अलग ही रुतबा था। रियल एस्टेट के सौदागर सिंधी थे तो इमारत से जुड़े छोटे मोटे कामों में आंध्र प्रदेश के लोगों का वर्चस्व था। मुंबई में आसमान छूती इमारतें थी, महलों को मात देने वाले भवन थे, बड़े बड़े कारखाने थे। कारों की कभी न खत्म होने वाली लंबी लंबी कतारें थीं, लेकिन उनमें मराठों की हिस्सेदारी बेहद कम थी। इसी दौर में ठाकरे को एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन चलाने का ख्याल आया। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। इन लोगों को उनका प्रांत का अभिमान है, राज्य का अभिमान है, इससे हम कर रहे हैं। इसे गुनाह क्या है? अपनी पत्रिका मार्मिक की बिक्री बढ़ाने के लिए ठाकरे ने मराठियों के लिए रोजगार के मौके कम होते जाने का मुद्दा उछाला। ठाकरे की तरकीब कामयाब हुई। उन्होंने मराठियों के दिलों में सालों से दबे गुस्से की चिंगारी को हवा दे दी। मार्मिक में मुद्दे उठाकर बाला साहब ने ऐसा समा बांधा कि हर मराठी को गैर मराठी में अपने दुश्मन का अक्स दिखने लगा जो उनके हितों पर डाका डालता था। बॉम्बे महाराष्ट्र का कैपिटल है, फिर भी बॉम्बे में मराठी बोलने वाले लोगों का स्थिति जो है ना उतना ठीक नहीं था। यानी कि वो समझते थे हमारे मराठी लोगों को उतना भाव, उतना जिसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए, नहीं देते हैं। और ये फीलिंग जो है मराठियों में था आमतौर पर। तो बाल ठाकरे ने ये फीलिंग को कैप्चर किया। पिता केशव सीताराम ठाकरे से सलाह मशवरा कर मराठा गौरव के प्रतीक छत्रपति शिवाजी की शिवसेना को अपने संगठन का नाम दे दिया। खुद को शिवसेना का सेनापति घोषित कर दिया। मराठियों के सामने बेरोजगारी का हव्वा खड़ा कर दिया। दक्षिण भारतीयों को महाराष्ट्र का दुश्मन करार देकर ऐसा समा बांधा कि मुंबई की पूरी सियासत बाल ठाकरे के करिश्मे के आगे बौनी दिखने लगी। I think he was a very charismatic person. I think people underestimate how charismatic he was. He could mesmerize huge crowds. In person, he was charismatic and warm. He was also essentially an opportunist. He saw the Shiv Sena as a creative venture and he changed the Shiv Sena's policies depending on what the mood of the public was. मराठियों के हितों की बात कर बाल ठाकरे मशहूर तो होते चले गए, लेकिन उनकी मुंहफट और झगड़ालू छवि की वजह से शुरुआती दिनों में हर किसी ने उन्हें नजरअंदाज किया। मराठियों के दिलों में उन्होंने जगह तो बना ली, लेकिन उनकी मंजिल तो कुछ और ही थी।
नफरत की पूंजी से सियासत का कारोबार शुरू करने वाले बाल ठाकरे की सोच हमेशा नकारात्मक पहलू के इर्द गिर्द रही। लोकतंत्र की सहूलियत का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए करते रहे, लेकिन हमेशा खुलेआम हिटलरी शासन की वकालत की। जिस दौर में राजनीतिक दल रोजगारशुदा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद में रहते थे, उस दौर में बाल ठाकरे ने मराठी भाषी बेरोजगारों पर सियासी दांव खेला। ये वो दिन है जब बाल ठाकरे को पहली बार अपने आंदोलन की ताकत का एहसास हुआ। शिवसेना के गठन से पहले ही ठाकरे का कार्टून साप्ताहिक मार्मिक, जिसकी बिक्री 60,000 से ज्यादा पहुंच गई थी। शुरुआत में ठाकरे ने मुसलमान विरोध को भड़काने वाले मुद्दों को तरजीह दी, जिसका कोई असर नहीं हुआ। तभी ठाकरे को मराठी अखबारों में छपने वाली क्रॉसवर्ड पहेली को निशाना बनाने का ख्याल आया, जो अखबार की मोटी कमाई का जरिया बने हुए थे। इस मुहिम से ठाकरे ईमानदार पत्रकार के तौर पर स्थापित हो गए और ईमानदारी का ये प्रभामंडल ताउम्र उनके काम आया। ठाकरे ने 1 अगस्त 1965 को मार्मिक में वाचा आणि ठंडवसा यानी पढ़ो और चुप रहो के शीर्षक से नया कॉलम शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते बाद ठाकरे ने शीर्षक का नाम बदलकर वाचा आणि उठा यानी पढ़ो और उठो कर दिया। ठाकरे ने हेडिंग बदलकर मराठियों के दिलो दिमाग पर करंट जैसा असर कर दिया और वो हालात बदलने के लिए उतावले होने लगे। ठाकरे ने 19 जून 1966 को नाईगांव के मैदान में एक जनसभा के माध्यम से शिवसेना के गठन का ऐलान कर दिया। आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे राम। शिवसेना बनने के बाद 31 अक्टूबर 1966 को ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक सभा बुलाई। ठाकरे को भीड़ जुटने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मजमा लगाने के लिए ठाकरे ने कुछ फिल्मी स्टंट्स मास्टर्स को भी बुलवा डाला था ताकि उनके कर्तव्यों से लोग सभा में बने रहें। लेकिन शिवाजी पार्क में जो कुछ भी हुआ उसने ठाकरे के आंदोलन पर सियासी मुलम्मा चढ़ाने की उन्हें हिम्मत दे दी। तो लोगों ने कहा कि इतना बड़ा पार्क में क्या करेंगे आप, मीटिंग भर नहीं पाएगा। पर लोगों का इतना उत्साह था इस बारे में कि वो पूरा के पूरा मैदान भर गया था। और तब बाल ठाकरे ने हमसे कहा, हम जब मिले उनसे बाद में, कि इतना उत्साह था कि मैं क्या करूं मुझे पता नहीं लग रहा था। पर चूंकि मैं पहले हिंदू महासभा और आरएसएस के साथ था तो मैं सोचा कि एक शाखा खोला जाए। शिवसेना के पहले कार्यक्रम में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ठाकरे को अपने आंदोलन की ताकत का अंदाजा तब हुआ जब लोग ठाकरे से वही सुनने की मांग करने लगे जो वो लिखते थे। ठाकरे की जुबान से दक्षिण भारतीयों के खिलाफ तेजाबी बोल निकले। रैली की कामयाबी के बाद ठाकरे शिवसेना की शाखा खोलने में जुट गए। मराठी बुद्धिजीवियों को शिवसेना से जोड़ने की बात बाल ठाकरे ने शुरू कर दी थी। 6 महीने के अंदर ही 75 शाखाएं खुल गईं। मुंबई के गली मोहल्लों में शिवसेना का परचम लहराने लगा। 1967 में संसदीय चुनाव में बतौर प्रेशर गुट बाल ठाकरे ने अपनी अहमियत साबित कर दी। लेकिन ठाकरे के करिश्मे पर मुहर तब लगी जब अगले साल यानी 1968 में मुंबई नगर निगम के चुनाव हुए। जय भवानी जय महाराष्ट्र के नारे के सहारे ठाकरे ने इतनी शानदार चुनावी मुहिम चलाई कि तमाम सियासी पार्टियां दंग रह गईं। अब तक शिवसेना को फिक्शन मानने वाले नेता और आलोचक भी उसे फैक्ट मानने पर मजबूर हो गए। बीएमसी चुनाव से कुछ दिन पहले ठाकरे की अपील पर शिव सैनिक शिवाजी पार्क में जमा हुए और हर हर महादेव के नारों के बीच गुलाल और अबीर से होली खेली। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे छत्रपति शिवाजी किसी युद्ध के लिए निकलने से पहले किया करते थे। मुंबई की सियासत में उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टियों और समाजवादी नेताओं का अच्छा खासा प्रभाव था, लेकिन ठाकरे की आंधी में बड़े से बड़े नेताओं के मुंबई से पैर उखड़ गए। 1968 के बीएमसी चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 67 सीटें जरूर मिली, लेकिन उसे केवल 29% वोट मिले। शिवसेना को 31% वोट मिले, पर सीटें 40 उसकी झोली में गईं। हमेशा दौड़ती भागती मुंबई अब बाल ठाकरे के एक इशारे पर उठक बैठक करने लगी।
मराठी हृदय सम्राट बनकर बाल ठाकरे के हाथ में मुंबई का रिमोट कंट्रोल तो आ गया, लेकिन शिवसेना के सियासी साम्राज्य को मुंबई की दहलीज से बाहर ले जाने में ये नाकाफी दिखने लगा। ठाकरे को सियासत की जितनी गहरी समझ रही, उससे कहीं ज्यादा कारगर रही मौके का फौरी फायदा उठाने की रणनीति। बाल ठाकरे में दो बातें ऐसी थी जो उन्हें दूसरे सियासतदानों से अलग करती थी। एक, जनता की नब्ज पकड़ने में महारत, और दूसरा, दुश्मन चुनने की दूरदृष्टि। शिवसेना की सियासत का नया फलक तलाश रहे बाल ठाकरे ने मराठियों के लिए नया दुश्मन ढूंढ निकाला। मराठीवाद की ताकत मुंबई की सीमा खत्म होते ही मंद पड़ जाती थी। मराठीवाद के मुद्दे पर ठाकरे पुणे नगर निगम का चुनाव तक शिवसेना को नहीं जिता पाए। ठाकरे नए मुद्दे की तलाश में निकल पड़े। वो 80 के दशक की राजनीति का दौर था। पंजाब से लेकर कश्मीर तक सियासत की शक्ल पर धार्मिक कट्टरता के रंग चढ़ने लगे थे। ठाकरे ने मौका देखा और अपने हिंदुत्व के सिद्धांत पर से मराठीवाद की गर्द को झाड़ पोंछ कर उतार फेंका। हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर ठाकरे ने गैर मराठियों के बीच भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। फिर 1980 के आसपास वो एंटी मुस्लिम बने, तो उनका जो एक प्रोग्रेशन भी रहा, एंटी साउथ इंडियन 1 साल 2 साल के लिए, फिर एंटी कम्युनिस्ट वो 1972 तक आसपास 72-73 तक, फिर उसके बाद एंटी मुस्लिम। जो ठाकरे अपने भाषण की शुरुआत मराठियों को संबोधित करते हुए करते थे, वो मेरे हिंदू भाइयों और बहनों से अपना भाषण शुरू करने लगे। शिवसेना उनका प्रचार हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर करने लगी। In the initial phase, he was pretty much a spokesman for Marathis, but in the later phase, if he had spoken only for Maharashtrians, he would never have won elections. By then, he sort of appropriated a Hindutva agenda, and in terms of a Hindutva agenda, he was more successful in Maharashtra than the BJP has ever been. 1990 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर ठाकरे ने अपना दायरा पूरे महाराष्ट्र में बढ़ाने की शुरुआत कर दी। 288 सदस्य वाले सदन में शिवसेना ने 52 सीटों पर जीत हासिल की, तो बीजेपी ने 42 सीटों पर कब्जा किया। इस कामयाबी ने शिवसेना पर से शहर की पार्टी होने का तमगा हटा दिया। 1992 में अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो ठाकरे ने हिंदुत्व की राजनीति को नए तेवर दे दिए। ठाकरे ने बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने का श्रेय खुलेआम अपने शिव सैनिकों को दिया और इस मामले में हीला हवाला के लिए बीजेपी की जमकर आलोचना की। दिसंबर 1992 से लेकर जनवरी 1993 तक मुंबई दंगों की आग में जलता रहा। एक बार फिर ठाकरे ने खुलकर माना कि शिव सैनिक दंगे में शामिल थे। पांच साल बाद शिवसेना बीजेपी गठजोड़ को इतनी सीटें मिल गईं कि बहुमत न होते ही सरकार बन जाए। चुनाव जीतने के बाद बाल ठाकरे ने तय किया कि उनकी सरकार राजभवन में शपथ लेने की जगह शिवाजी पार्क में विशाल रैली के बीच शपथ लेगी। शपथ ग्रहण के दिन करीब 2.5 लाख लोग उसी विशाल मैदान में इकट्ठा हुए जहां ठाकरे को पहली बार अपनी ताकत का एहसास हुआ था। जय शिवाजी और जय भवानी के नारों से माहौल गूंजने लगा। मनोहर जोशी ने मंच पर ही बाल ठाकरे के पैर छुए, फिर बतौर मुख्यमंत्री भाषण दिया। भाषण में न तो सरकार की नीति थी और न ही किसी कार्यक्रम का जिक्र। जिस बात को मुख्यमंत्री को कहने का हक था वो ठाकरे ने कहा। ठाकरे ने साफ कह दिया कि भले ही उन्होंने कोई पद न लिया हो, लेकिन सरकार का रिमोट कंट्रोल तो वो अपने हाथ में ही रखेंगे। और देखते ही देखते एक पल में शिवसेना सुप्रीमो बाकायदा एक गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र बन गए। ठाकरे के रिमोट कंट्रोल की आलोचना होती रही, कट्टरवादी बयानों को लेकर सियासी कोहराम मचता रहा, लेकिन ठाकरे की ठसक बरकरार रही। मैं कोने में खड़ा हूं, मैंने कमरा छोड़ा नहीं, जस्ट वॉचिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, इफ नीड बी आई हैमर।
1996 के लोकसभा चुनावों में भी शिवसेना और बीजेपी गठजोड़ को जीत हासिल हुई और ठाकरे महाराष्ट्र की नंबर 1 सियासी ताकत बन गए। सियासत में रिश्तों का बनना बिगड़ना कोई नई बात नहीं है। बात जब भी सत्ता में हिस्सेदारी की आती है तो खून के रिश्तों में भी दरार पड़ते देर नहीं लगती। शिवसेना में भी ऐसा ही हुआ। छगन भुजबल से लेकर राज ठाकरे तक ने विद्रोह की राह पकड़ी और शिवसेना की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करते रहे, लेकिन करिश्माई बाल ठाकरे की सियासी हैसियत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। अब बाल ठाकरे का करिश्मा नहीं है, क्या शिवसेना का करिश्मा बरकरार रह पाएगा? इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम का समर्थन करने वाले बाल ठाकरे ने सियासत में भी फैमिली प्लानिंग को ही तवज्जो दी। शिवसेना में शिव सैनिक तो कोई भी बन सकता था, लेकिन लीडर बनने की इजाजत किसी को नहीं रही। बाल ठाकरे ने वन मैन शो के सिद्धांत की ठसक के साथ अपनी पार्टी चलाई। यहां तक कि जिस भतीजे राज ठाकरे को सियासत के सभी जानकारों ने बाला साहेब का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना, उसी राज के लिए भी शिवसेना में कोई जगह नहीं रही। कांग्रेस के वंशवाद पर चुपते हुए कार्टून बनाने वाले बाल ठाकरे धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में पड़कर शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे को सौंप गए। नाराज राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS नाम से नई पार्टी बना ली, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत पर अहमियत की लकीर खींचने में उन्हें नाकामी हाथ लगी। राज ठाकरे उसने अलग प्रोग्राम किया एंटी नॉर्थ इंडियन, पर एंटी नॉर्थ इंडियन ठीक है, पर उतना जोश नहीं है जो एंटी साउथ इंडियन में था 40 साल पहले। इसलिए मैं समझता हूं कि ये ज्यादा दिन चलेगा। हाल ही में उद्धव ने भले ही BMC और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में शिवसेना के प्रदर्शन से सियासी पंडितों को हैरत में डाल दिया हो, लेकिन बाल ठाकरे के बगैर उनकी सियासत पर सवाल की तलवार हमेशा लटकती रही। आगे हैं तो राज में संगठन खड़ा करने की भी जबरदस्त काबिलियत बाल ठाकरे जैसी ही है, लेकिन सियासी मैदान पर मजबूती से टिके रहने के लिए राज के लिए ये काफी नहीं। One of two things will happen. Either the cousins will make up. It's not something I would rule out. A second possibility is that the so-called Shiv Sena cadres will desert the Shiv Sena for the MNS, because I think most workers see Raj Thackeray as the future. Either way, that space, the space that Bal Thackeray had created, will not be empty for long. बाल ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों का विरोध करके अपनी राजनीति चमकाई थी। राज उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर अपनी सियासत पर सान चढ़ाने की कवायद में जुटे रहे। उद्धव और राज ने बाल ठाकरे की लहर पर बहकर यहां तक का सियासी सफर तो तय कर लिया है, लेकिन विरासत की जंग में जीत उसी की होगी जिसमें अपने इशारे पर लहरों को बहाने की कुव्वत होगी।